हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी लैंग्वेज में नेक्स्ट चैप्टर के तौर पे इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स इफ और स्विच केस के बारे में सीखेंगे कि ये सब काम कैसे होता है। जब हमारे पास एक वैल्यू के लिए मल्टीपल चॉइस होती है तो हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सबको पता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल x है और x में एक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं और फिर हमें एग्जामिन करना होता है कि x में क्या है। जैसे कि मैंने कह दिया x में 5। अब मुझे चेक करना है कि एग्जैक्टली f में क्या है। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, अब ना आई डोंट नो कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है 5, आई डोंट नो। सो वी विल चेक फर्स्ट। If we find the value of x equal to 0, then there is no doubt it is 0, right? Print 0. अगर 0 नहीं हुआ then we will check again. We will check again. Is it 1? Is it 1? Then okay, it is 1. Otherwise, check again. Is it 2? So likewise, we will check each value. ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको एग्जामिन करते हुए सारे प्रोसीजर कर लेंगे। Alright. Next, is it 3? Then it is 3. Otherwise, check again. Is it 4? Then print 4. देखो, काम हम लोग को करना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। कंप्यूटर को हम लोग हर बात को समझानी पड़ती है, तभी वो बात समझ पाता है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा एल्स क्यों लगा रहे जब चेक ही करना है तो। मैं आपको बता दूं, एल्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम काम करने से बच जाएं। हम काम करने से बच जाएंगे वो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर को काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहे हैं कि मान लो अगर मुझे x की वैल्यू में 4 मिल गया तो हम आगे क्यों चेक करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने एल्स लगाया कि अगर वैल्यू मिल गई देन आगे वहाँ से निकल जाओ। अगर हमने एल्स नहीं लगाया तो वो हर एक वैल्यू को चेक करेगा, मिल जाने के बाद भी चेक करता रहेगा, सारे चेक करेगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहिए। काम वैल्यू मिल गई, निकलो यहाँ से, ऐसा ही होता है। ठीक है, काम हो गया देन गेट आउट। पता लगा बैठे हैं, सारे काम चेक कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सारे चेक हमें लिखने पड़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर को नहीं करना है। ठीक है, कंप्यूटर को वर्क शुड बी फास्टर देन अस, राइट। अगर वैल्यू 9 भी नहीं आई देन विल प्रिंट वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज, एक्चुअली वी हैव गिवन द रेंज कि 0 to 9 तक वैल्यू चाहिए। अगर उसके बाद में वैल्यू आएगी तो वी विल सेव द मैसेज वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। वैल्यू इज 5, दैट्स परफेक्ट। नाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर कि भैया एक नंबर हमें दो, प्रिंटर एंटर द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू दो, उसको हम स्कैन कर लेते हैं। हम लोग सिंगल स्टेटमेंट एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइलर उसको समझ लेगा और उसको अपने आप एग्जीक्यूट कर लेगा। बस आपको टर्मिनेटर लगाना होगा 2 स्टेटमेंट के बीच में, वो समझ जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो मैंने दिया वैल्यू इसको 8, नाउ वैल्यू इज 8। हम जब भी कोई वैल्यू देंगे उसे एग्जामिन कर लेगा। अगर मैंने वैल्यू ऐसी दी जो कि रेंज के बाहर है तो दैट इज आउट ऑफ रेंज। हमें मैसेज यहाँ पे दे देना चाहिए वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट में 0 to 9 कि भैया इसके बीच में दो, जिसके बाहर दोगे तो वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू x में आ रही है, उसको मैं चेक करना था कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो हमने इफ एल्सिफ लगाते चले गए। जब एक वैल्यू के लिए मल्टीपल ऑप्शन हों तो हम लोग इफ एल्सिफ का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी कहते हैं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज इफ एल्सिफ लेटर। अभी तो मैंने एक सीक्वेंस में लाइन से लिख दिया है, हाँ, लेकिन हम लोग आपको क्या सिखाया है, जब कोई स्टेटमेंट किसी के अंडर में हो तो उसको टैप देके मूव करा दो।
अगर हम टैब लेके मूव कराएंगे तो काफ़ी लंबी लेटर तैयार हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप वो लेटर बन जाती है। हमने तो सबको सीक्वेंस में लिख दिया, लिखना आसान होगा, समझना आसान होगा, ठीक है। सो देयर इज नो इशू, ओके ना। अगर हमारे पास ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं, अगर एक वैल्यू के लिए मल्टीपल चॉइस आ रही है और हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्राम गोज सो लॉन्ग, बहुत लंबा जाता है प्रोग्राम हमारा। इसके लिखने के बजाय अगर सोचो, अगर आपके पास एक वैल्यू के लिए 50 ऑप्शन होते तो क्या 50 बार इफ एल्स लगाते? हमारे पास कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि एक वैल्यू हमें मिल रही है, उसको हम एग्जामिन कर लें एक बार, हमें बार बार एग्जामिन ना करनी पड़े, और जैसी वैल्यू हो वैसा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें क्या है, हमको बार बार टेस्ट करने पड़ रहे हैं। इफ मेनी टाइम्स वी हैव टू राइट इट, जितनी बार लिखेंगे यानी उतनी बार टेस्ट भी होगा। तो हमारे पास एक नया मेथड है स्विच केस, जिसकी मदद से हम लोग वैल्यू को एक बार एग्जामिन कर लेते हैं। एक और बड़ी बात, अभी क्या है ना, हर एक इफ के अंदर हम देख रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट आ रहा है, प्रिंटफ ओनली प्रिंटफ इज देयर। अगर प्रिंटफ के अलावा या किसी एक सिंगल स्टेटमेंट के अलावा मोर देन वन स्टेटमेंट हो गए, देन आपको करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अभी सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट का हेडेक नहीं है। अगर देयर इज मोर देन वन स्टेटमेंट, अगर 2 स्टेटमेंट भी हो गए किसी अंडर में, तो आपको करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि बार बार आपको एग्जामिन करना पड़ रहा है, और दूसरी बात अगर ज़्यादा हो गया स्टेटमेंट तो करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ऐसी 2 बातें हैं जिनको लेकर के हम लोग इफ एल्स इफ लगाने से बचते हैं। अगर 3-4 केसेस होंगे तो हम लोग इफ एल्स में लिख लेंगे। अगर ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग इफ एल्स के बजाय हम लोग स्विच केस का सहारा लेते हैं। स्विच केस में बहुत आसानी रहती है लिखने में, स्टेटमेंट लिखने में और काम करने में, प्लानिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। तो हमें जिस वैल्यू को एग्जामिन करना होता है उसको हम लोग स्विच में डाल देते हैं, और जितनी बार हमें एग्जामिन करना है, हम एग्जामिन करने के बजाय हमें यहाँ पे एग्जामिन नहीं करना, हमें यहाँ पे केस लगा देना है कि भैया अगर ऐसा हो तो आप ये केस लगा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने स्टेटमेंट लिखे हैं हमारे, इनको हम रिप्लेस करेंगे। हम कह रहे हैं जहाँ भी कहीं एल्स लिखा हो तो उसके आगे इफ लिखा हो, फिर आगे एक्स इक्वल्स टू लिखा हो, ठीक है, इसकी जगह आप लिख दो हमारे केस एंड रिप्लेस ऑल, डन। सारे केस हमारे रिप्लेस हो गए, ठीक है। अब हमें सिर्फ सिंबल को चेंज करना रह जाएगा, डन। तो देखो कितना आसान है, यहाँ कितना कम लिखना पड़ रहा है हमको। जब हम इफ एल्स लगा रहे थे तो कितने बार हमें टेस्ट करने पड़ रहे थे, यहाँ पे हमने सिर्फ केस लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखना इज़ वेरी वेरी इजी इन कंपैरिजन ऑफ इफ एंड एल्स। तो जो लास्ट में एल्स बच रहा है इसको हम लगा देंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस मतलब होता है अगर वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज देन इट विल वर्क, ऑलराइट। बहुत आसान है ये लिखना। वैल्यू को एक बार एग्जामिन ऊपर कर लिया है, स्विच ने एग्जामिन कर लिया, अब जैसे इसकी वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली आपको उसी केस में भेज देगा। अगर वैल्यू 5 आएगी तो सीधे केस 5 में जाएगा, केस 0 आएगी तो सीधे केस 0 में जाएगा, अपने आप वो समझ लेगा कि हमें कहाँ जाना है। बस इसकी एक बुराई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसमें क्या कमी है। चलो इसको पहले चेक करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। हमारी योजना के मुताबिक, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जो अगर वैल्यू देते हैं 5 तो वैल्यू हमारे आउटपुट में आनी चाहिए 5, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पे क्या होगा ना, 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में कुछ और भी मिलेगा, बाय 1 गेट 4 फ्री, ठीक है। तो मैंने इसको 5 दिया, 5 तो आया, 5 के बाद 6 7 8 9 आउट ऑफ रेंज सारे प्रिंट हो रहे हैं। यानी कि किसी एक को वैल्यू दोगे तो उसके नीचे के जितने होंगे ना वो सब रन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ड्रॉबैक है स्विच केस का, लेकिन इसका भी कंट्रोल है हमारे पास। इसका भी कंट्रोल हमारे पास है कि भैया अगर आपको गाड़ी आगे नहीं ले जानी है तो गाड़ी के आगे वहाँ ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा ना, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, कंटिन्यू नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ आपको मिल जाती है, ओके। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो हर एक स्टेटमेंट के एंड पे, जिससे क्या होगा, जिस केस में जाएगा अपना वर्क करेगा, वर्क करने के बाद तुरंत वहाँ से बाहर। तो हर केस में मैंने ब्रेक लगा दिया है जिससे कि सिर्फ वही काम हो जो हम चाह रहे हैं। अब देखो ध्यान से, एक केस में, हर एक केस में देखो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है कि नहीं है, एक प्रिंटफ और एक ब्रेक, 2 स्टेटमेंट हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन हर एक केस में इंडिविजुअल करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। इन ईच केस इट मे हैव मोर देन 1 स्टेटमेंट,
if you may have 1000 statement, still there is no need to use curly bracket. Each case may have more than 1000 statements. लेकिन अगेन अगर स्विच केस के अंदर if else आ गया तो उसका अपना रूल चलेगा, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि if else नहीं आ सकता है स्विच केस के अंदर, ठीक है। if else के अंदर स्विच केस आ सकता है, स्विच केस के अंदर if else आ सकता है, डिपेंड ऑन नीड। जैसा आपका लॉजिक की नीड हो आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब स्विच केस से जुड़ी तमाम बातें और भी हैं जो आपको बता दें कि आप और क्या क्या कर सकते हो उसमें। फिलहाल इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर ऐसा लगता है दूसरों को काम आ सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।